हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है ना। चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर 5 का दूसरा लेक्चर आज हम देंगे इसमें, है ना। देखिए, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे, शुरू किए थे चैप्टर 5। उसमें हम आपको बताए थे कि इसको मैं पूरा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और उसमें हम लास्ट में बताए थे कि जेनेटिक्स को मतलब आनुवंशिकता के नियमों को सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, बड़ा ही महान नाम है ये, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी, है ना, यानी जेनेटिक्स का अध्ययन किए थे। इसलिए उनको जेनेटिक्स के पिता यानी आनुवंशिकी के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, उस दिन बोले थे। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना महान वैज्ञानिक जो कि पूरे जेनेटिक्स को लिख दिए, तो इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कभी कभी परीक्षा में इनका जीवनी भी पूछ देता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना, किसी भी व्यक्ति के बारे में, जीवनी के बारे में जानना, इसी से सिद्ध होता कि वो वैज्ञानिक कितना बड़ा है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आज हम बताएंगे, जीवनी के बारे में, उनके बारे में, कि कैसे इतना महान वैज्ञानिक बन गए और उनका क्या जीवन है, उनका जीवनी क्या है, अपने लाइफ में क्या क्या किए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वो क्या है ना कि कुछ थ्योरी हैं जो ज़्यादा थ्योरी लिखना होता है, और चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर लोड करना होता, तब बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, बड़े परेशानी होता उसको मैं अपलोड करने में। इसीलिए कोशिश मेरा रहता है कि कम ही, छोटा ही वीडियो में सारा चीज़ पढ़ा दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है थ्योरी जिसको मैं कम लिख करके बहुत ज़्यादा समझाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात कि आप लोग को कॉपी में बोले हैं कि नोट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा लिखना भी पड़ता है। तो इसके लिए जो थ्योरी वाला होगा, ज़्यादा थ्योरी लिखना होगा, तो मैं पहले से बोर्ड पे लिख दूंगा, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे फिर समझाएंगे तो दुगना टाइम खर्चा होता है और वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। आप लोग को भी ज़्यादा देर तक वीडियो देखने में भी थोड़ा अनसा जाइएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई वीडियो सभी में ऐसा नहीं होगा, कम छोटा लिखने के लिए रहेगा थ्योरी, तो हम लिख के ही समझा देंगे। लेकिन कुछ थ्योरी बड़ा रहेगा कभी कभी, तो उसको हम पहले से लिखेंगे और उसको समझाएंगे, क्योंकि लिखने से ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे मिलेगा, पहले से लिख देंगे, ठीक है। छोड़िए, वो सब बात तो अलग है। लेकिन आज हम बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, का जीवनी के बारे में। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अपने जीवन में सबसे पहले जब वो अपने पैरों पर खड़े होना सीखे, कहने का मतलब पैरों पर खड़े होने का मतलब है कि अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए जब कोशिश करने लगे, तो मेंडल सबसे पहले ऑस्ट्रिया एक देश है, वहीं पर एक ब्रन नामक स्थान है, वहीं पर एक मठ है, यानी गिरजाघर, जिसको गिरजाघर भी कहते हैं, चर्च भी कहते हैं। तो उस गिरजाघर के पादरी बन गए। पादरी कहते हैं जो चर्च यानी गिरजाघर का जो कर्मचारी होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उसका जो कर्मचारी होते हैं, है ना, काम करने वाले, तो उनको पादरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ के मठ के पादरी बने, और उन्होंने ही उस मठ में, उस गिरजाघर में वैरायटी के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाते थे, विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे उगाते थे, और उसको आपस में एक ही जो पौधे हैं, उस
आपस में उपजातियों को क्रॉस कराते थे। क्रॉस तो पढ़ा ही दिए हैं, क्रॉस पोलिनेशन आपको। तो क्रॉस कराने का मतलब समझ रहे होंगे, एक पुष्प का परागकण उस पुष्प के स्टिग्मा पे गिरा दिया जाता होगा, है ना, और उससे जो नया पौधा उत्पन्न होगा, उससे जो नया बीज बनेंगे वो हाइब्रिड बीज बनेंगे। ऐसा करते रहते थे मेंडल साहब, ठीक है। तो मेंडल साहब सबसे पहले जो है, देखिए यहाँ पर हम लिख दें सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये देखिए सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया में ब्रन नामक स्थान, ये देखिए ये ब्रन नामक स्थान है ऑस्ट्रिया में। सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया में ब्रन नामक स्थान के एक मठ के पादरी तो बताएं कर्मचारी चर्च का, मठ के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत ही बड़ा नाम है, ये बड़ा महान वैज्ञानिक थे। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, हिंदी में भी लिख दिए हैं आपको। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 ईस्वी में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के नियमों का अध्ययन किया था। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही, जो कि ब्रन ऑस्ट्रिया के ब्रन नामक स्थान के एक मठ के पादरी रहे, उन्होंने ही सबसे पहले 1856 से 1863 ईस्वी में आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया। इतना जान गए कि आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो सबसे पहले अपने जीवन में मठ के पादरी बने, है ना। और मठ के, वो भी मठ कहाँ था जी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ब्रन नामक स्थान में था वो मठ, वहीं के वो पादरी बने। दूसरी बात है कि अब इनका हम चलते हैं जन्म से लेकर के आगे क्या किए। मेंडल का जो जन्म है ना, मेंडल का जन्म 22 जुलाई, है ना, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में। मेंडल का जन्म 22 जुलाई, है ना, सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, वही ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हिंजोंडोर्फ, देखिए वहाँ के एक नगर का नाम है, ऑस्ट्रिया देश में एक हिंजोंडोर्फ नगर के सिलिसिया ग्राम में, गांव में, है ना, सिलिसिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। यानी मेंडल का जो जन्म है एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बहुत बड़ा हाई फाई सोसाइटी के ये नहीं थे, एक साधारण किसान परिवार के ये बेटा हो करके इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बन गया, जो सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान कहीं से भी मिले, एकदम लीजिए उसको, और उसको ईमानदारी से पढ़िए, खाली फोकस मारी नहीं, एकदम ईमानदारी से पढ़िए। आप जीवन में ज़रूर कामयाब होइएगा, कोई नहीं रोक सकता कामयाब अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये भी वैज्ञानिक ईमानदार थे, क्योंकि साधारण किसान परिवार में रह करके भी उन्होंने जेनेटिक्स को लिख दिया, और जिसके बारे में पूरे वैज्ञानिक आज भी उन्हीं के बताए नियमों पर आज चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे लिए बड़ा उपयोगी भी हो गया। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के हिंजोंडोर्फ, देखिए हिंदी में उच्चारण कर दिया यहाँ पे, हिंजोंडोर्फ नगर के सिलिसिया ग्राम में, है ना, एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ये तो जान गए इनके जन्म के बारे में। अब नेक्स्ट है कि मेंडल अपने प्रयोग में मुख्य रूप से क्या करते थे। मेंडल क्या करते थे अपने प्रयोग में मुख्य रूप से, कि दो उपजाति, ये ज़्यादातर प्रयोग जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधे से ही किए हैं। तो इन्होंने कहे थे ना कि अभी भी पहले, थोड़ा देर पहले, कि इन्होंने अपने मठ के बागान में, मतलब जो बगीचा था उसमें विभिन्न प्रकार के फूल मतलब कि लगाते थे, बहुत शौक था इनको फूल के, उसी से इनको जेनेटिक्स का ज्ञान हो गया बहुत ज़्यादा, एक दूसरे में क्रॉस कराते रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पौधे के दो उपजाति को आपस में क्रॉस कराते थे, और क्रॉस करा करके उससे जो नया पौधा बनता था वो हाइब्रिड पौधे को देखते थे कि इसको में किसका गुण कैसे आया, कि कौन सा गुण आया कौन सा गुण नहीं आया। तो ऐसे करके जेनेटिक्स इन्होंने लिखना स्टार्ट किए। आगे जाके पूरा विस्तार से इसको देखिए। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे जाएगा ऐसे थोड़ा हल्का हल्का डिटेल होता चला जाएगा,
और जो डायरेक्ट पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं, एकदम ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाइए, एकदम प्रत्येक लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक वीडियो को एक बार ना समझ में, 2 बार वीडियो देखिए, तीसरा बार वीडियो देखिए, जितना बार देखिए, लेकिन आप अस्थिर से लिखिए, समझ गए। तो इन्होंने यही काम करते थे, हाइब्रिड पौधा प्राप्त करते थे और उसी से जेनेटिक्स लिखते थे। उस पॉइंट को हम लिखे हैं कि मेंडल अपने प्रयोग में मुख्य रूप से 2 उपजातियों को, है ना, 2 उपजातियों को आपस में क्रॉस करा कर करिए। क्रॉस समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक पौधा यहाँ पे है सपोज कीजिए, है ना, और एक पौधा यहाँ पर है। हम ऐसे ही बता रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको हम ऐसे समझाना चाहते हैं, अभी पहले भी बता चुके हैं। तो इसका परागकण इस पर, या हो सकता है ये नर है तो इसका भी परागकण इस पर जा सकता है। तो क्रॉस करा कर ये दोनों से जो नए संतति पैदा लेंगे, है ना, तो वो जो बीज बनेगा उससे, और उससे जो संतति बनेगा उसका गुण देखेंगे कि इसका गुण कितना है, इसका गुण कितना है उसको में। तो इसी को जेनेटिक्स के रूप में लिखा गया। तो मेंडल अपने प्रयोग में मुख्य रूप से 2 उपजाति, एक उपजाति यहाँ, एक उपजाति यहाँ, एक उपजाति यहाँ, है ना। तो मेंडल अपने प्रयोग में मुख्य रूप से 2 उपजातियों को आपस में क्रॉस कराकर उनके नए संकर यानी हाइब्रिड प्राप्त कर आनुवंशिकता का अध्ययन करते थे। नए संकर, संकर क्या है, वो भोलेनाथ नहीं, ये संकर जो हैं यहाँ पर हाइब्रिड मतलब कि 2 जीवों के, 2 जनक जीवों के जो गुण उस संतति में जो समा करके आता है, तो वो मिक्स गुण सहित उस नए संतति को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अब चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे बीज हो, हाइब्रिड गेहूँ, हाइब्रिड धान, देख रहे हैं, ये सब जरूर जो है 2 उपजाति को आपस में मिक्स किया। क्यों किया जाता है, ताकि बढ़िया किस्म का मतलब मिक्स होकर करके आगे की ओर सुधार हो जाए, अच्छे पुष्ट दाना हो या फिर जंतु हो। हम उस वीडियो में बताए थे, गाय भैंस किसी में भी हो सकता है, किसी भी जंतु को पशु नस्ल सुधार हो सकता है। तो ये मेंडल अपने प्रयोग में मुख्य रूप से 2 उपजातियों को आपस में क्रॉस कराकर उनके नए संकर यानी हाइब्रिड प्राप्त करते थे, कर आनुवंशिकता का अध्ययन करते थे। ठीक है ना, वही तो हाइब्रिड समझ गए। हाइब्रिड मतलब 2 जनकों का गुण जो मिश्रित होकर के संतति में जाता है, वो संतति को हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है। अब है मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए उद्यान मटर यानी गार्डन पी को चुना। उद्यान माने बगीचा, बगान। तो उद्यान मटर यानी जिसका इंग्लिश में गार्डन पी कहते हैं, को चुना, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। देखिए दुनिया में तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो मेंडल जो है एक ऐसे पौधे के खोज में थे। वो सोच रहे थे ऐसे पौधे के बारे में कि उसको में बहुत ज़्यादा खूबी हो और बहुत कम समय में, है ना, बहुत कम समय में उसका पूरा जेनेटिक्स पड़ जाए। अब बहुत बड़ा कोई वृक्ष का लिए होते जो 100 बरस 200 बरस जीता, तो बेचारा अध्ययन क्या करते, उससे पहले तो खुदे वो जो है मृत्यु हो जाता उनका, क्योंकि मनुष्य का मृत्यु एक फिक्स होता है। तो पेड़ पौधा ऐसा लेना चाहते थे कि कम समय का हो, जीवन अवधि कम हो उसका, और उसी जीवन अवधि में उसका उस पेड़ पौधे का शुरू से बचपन से लेकर करके पूरे वृद्ध अवस्था तक, मतलब पूरे अंतिम क्षण तक उसका अध्ययन कर लिया जाए और या उसका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए बहुत कम समय में। प्रोडक्ट प्राप्त होगा, बीज बने तुरंत प्राप्त होगा बहुत कम समय में, तो उसका अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए वो छोटे छोटे पौधे का खोज भी कर रहे थे, और एक ऐसा पौधा मिल भी गया उनको जिसको में कई गुण थे, कई विपरीत गुण भी थे उनको में, 7 विपरीत गुण थे। वो हम आपको आगे बताएंगे, अभी उतना बताना नहीं है। एक बात जानिए कि वो पौधा था मटर का पौधा, है ना। तो मटर के पौधा, तो कुछ मटर के पौधा खेतों में भी लगाया जाता, कुछ मटर पौधे जो बागान में लगाए, तो बागान में जो लगाए थे, है ना, उसको उद्यान मटर कहेंगे। देखिए जो बागान में लगाया जाता है गार्डन पी, उसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें, फिर कभी आएगा तो चर्चा करेंगे उसमें। जो खेतों में लगाया जाता है उसका वैज्ञानिक लैथरस ओडोरेटस, है ना। तो उसका बात नहीं है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं गार्डन पी को चुना, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। तो पहले से ही जानते हैं, सब कोई बच्चा पहले से जानता है, नहीं जानते तो जान लीजिए।
मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए, मतलब अपने प्रयोग के सफलता के लिए पूर्ण रूप से जेनेटिक्स को बढ़िया से लिख देने के लिए, मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए उद्यान मटर, मतलब बागान में जो लगाया जाता है मटर, वो जिसका इंग्लिश में कहते हैं गार्डन पी, है ना, और गार्डन पी को चुना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम है। इसको जहाँ अंडरलाइन किया आप लोग अंडरलाइन कर लिया, पायसम सटाइवम। यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि मेंडल अपने प्रयोग में पायसम सटाइवम यानी गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर को ही क्यों चुना, इस प्रश्न है, इसको हम आगे बताएंगे, बड़ा डिटेल से प्रश्न आता परीक्षा में। तो यहाँ पर सवाल उत्पन्न होगा, लेकिन ये अभी जानिए कि इन्होंने पायसम सटाइवम को ही चुना क्योंकि इसको कई प्रकार की खूबियाँ थी, है ना, कई विशेषताएँ थे। तो क्या क्या विशेषता, वो आगे हम प्रश्न बना करके आगे आंसर बताएंगे हम आपको अगले किसी वीडियो में। लेकिन एक बात जाने कि मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए उद्यान मटर यानी गार्डन पी को चुना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है बुआ, पायसम सटाइवम, ठीक है ना, हिंदी में भी पायसम सटाइवम उच्चारण हम कर दिए हैं। अब जो है मेंडल तो जीवन में बहुत कुछ किए, पूरा हम उनका हिस्ट्री कितना लिखेंगे, इतिहास तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन जितना से ज़रूरत है इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप बायोलॉजी पढ़ते तो कुछ जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि आगे के क्लास में बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में जाएंगे, आगे के क्लास में जाएंगे तो ये सब जानिएगा तो रहेगा कि हाँ हम पहले से कुछ जानते थे इनके बारे में। हालांकि डिटेल से बहुत वीडियो में कितना बता पाएंगे, जितना से काम चले उतना हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अंत में इनका मेंडल साहब जो है सन 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो गई। बहुत सारा जेनेटिक्स लिख दिए तो इनकी मृत्यु हो गई, यानी लगभग 62 वर्ष जिए, बहुत ज़्यादा नहीं जिए, बहुत ज़्यादा और जीना चाहिए था, तो बहुत बेचारा बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये बेचारा 62 वर्ष जिए। 62 वर्ष के अंदर पूरा जो है जेनेटिक्स के बारे में, पूरा थ्योरी के बारे में तो लिखे ही, इतना बढ़िया से लिखे कि पूरा वैज्ञानिक इनके लिखे हुए चीज़ों पर ही आना पड़ता है आज भी, ठीक है। तो ये 62 वर्ष तक लगभग देखिए, क्योंकि 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1884 ईस्वी में पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए, तो लगभग 62 वर्ष के आसपास ये जिंदा रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक ये बेचारा जिंदा रहे, इनके लिए दुर्भाग्य कहिए कि जब तक ये बेचारा जिंदा रहे, जेनेटिक्स लिखे बताए, उस समय इनको कोई ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं मिल रहा था, इनको कोई ज़्यादा मान्यता ही नहीं मिला, इनके बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो आप जानते हैं नियम ही है, मरणोपरांत उपाधि मिलती है। कोई देखिए, आप व्यवहारिक तौर से समझिए, कोई जिंदा है जीवित रह कर के और कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, या कोई भी, ये नहीं कि पढ़ा रहा है खाली पढ़ा रहे हैं, खाली ही नहीं, कोई व्यक्ति पढ़ा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको कोई भी अधिकांश, ऐसा नहीं कि सब ऐसा होता है, बहुत कम परसेंटेज है कि उनको सराहेगा, और उनको मान्यता भी बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो जाकर के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी थे, लेकिन अगर पहले कोई नहीं कहते थे, अब मर गए तो बहुत अच्छा आदमी थे। वही बात बेचारा के साथ हुआ, जब तक जिंदा थे इनको कोई ना उपाधि, इनको कोई ना प्राइज़ दिलाए, लेकिन मरने के बाद इनको बहुत जो है प्राइज़ दिया गया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अब मरने के बाद तो प्राइज़ किनको दिया गया, बहुत जो है उनको उपाधि दिया गया, उनको सम्मान में दिया गया, वो थोड़े बेचारा लेने मरने के बाद कहाँ से आएंगे लेने, लेकिन उनको उनके सम्मान में, स्मृति में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि जिस समय ये जिंदा तो उस समय नहीं, लेकिन मरने के बाद लगभग 16 वर्ष बाद, यानी 1884 और 16 वर्ष बाद तो लगभग 1900 वर्ष में आ जाएंगे। तो देखिए सन 1900 ईस्वी में, है ना, 3 महान वैज्ञानिक, 3 देश के 3 वैज्ञानिक, ये 3 देश के 3 वैज्ञानिक जो है इनको दया आया या क्या आया तीनों के दिमाग में कि मेंडल के बताए गए नियमों को, ठीक ना, मेंडल के बताए गए नियमों को मान्यता दिलाए। क्या कि नहीं, वो जो बोले बहुत अच्छा बोले, उनको मान्यता मिलना चाहिए, उनको प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। तो सन 1900 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे समझिएगा, सन 1900 ईस्वी में हॉलैंड के हुगो डेवरिज, देखिए उच्चारण यहाँ पर हम लिख दिया हुगो डेवरिज, हिंदी में भी हुगो डेवरिज, कहाँ के थे, हॉलैंड के, और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, यहाँ पर भी हम हिंदी में उच्चारण लिख दें,
कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वही ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के सेरमक, ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के वंशागति, है ना, इनहेरिटेंस, वंशागति के नियमों को मान्यता दिलाया। बहुत बड़ा काम है ना, मान्यता दिलाए। उसके बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा देगा, मान्यता पड़ गया। आज भी उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, माना अनुवंशिकी के पिता इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनको मान्यता दिला दिया गया, है ना। तो याद रखें, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि मेंडल को कौन तीनों वैज्ञानिक जो थे, कौन कौन वैज्ञानिक थे तीनों जिन्होंने मेंडल के को नियमों को मान्यता दिलाए, मेंडल के बताए गए प्रयोगों को मान्यता दिलाए। तो वो थे, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, एक थे हॉलैंड के हुगो डे व्रीज, याद रखिए, जर्मनी के कॉरेंस, याद रखिए, है ना, कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के सेरमक, है ना, ये सेरमक, ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के वंशागति के नियमों को क्या दिलाए, मान्यता दिलाए। ठीक है। अब तो सब वैज्ञानिक सोचे कि मेंडल के किए गए कार्य का कोई नाम दे दिया जाए। तो मेंडल जो प्रयोग से संबंधित जितने भी अनुसंधान में, अपने एक्सपेरिमेंट में जितने भी तरह के बात लिखे, जितने भी तरह करके बात बताए पूरी दुनिया को, तो उनके बताए गए नियमों को एक शॉर्ट में कह दिया जाता है मेंडलिज्म। क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म, जिसको हिंदी में आप मेंडेलियन भी कह सकते हैं। तो मेंडल द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य को, है ना, जो प्रयोग से संबंधित जो कार्य था, अनुसंधान से संबंधित, तो मेंडल द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य को मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मेंडलिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में मेंडेलियन भी लिख सकते हैं, मेंडेलियन या मेंडलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो ये था मेंडल के बारे में कुछ जीवनी। ठीक है। अब है वर्क डन बाय मेंडल, मेंडल द्वारा किया गया कार्य। मेंडल अपने जीवन में जो अनुसंधान किए वो कैसे किए, क्या किए, मतलब कि किस तरह से क्रॉस कराते थे, वो क्या दुनिया को बताया कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया गया, वो सारी चीज़ को हम आपको बताएंगे आपके आईएससी के आधार पे, है ना। आप 12th हैं, 12th के आधार पे, और आगे क्लास में उससे डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आपका हिसाब से जो पढ़ाना है वो हम बताएंगे, है ना। तो मेंडल के बारे में अब इसके बाद वो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि मेंडल जो है अपने प्रयोग में कैसे कैसे क्या किए, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मेंडल के कितने अपवाद हैं, मेंडल के कौन कौन सारे नियम हैं, मेंडल क्या क्या मतलब नियम बनाए। इतना आसान नहीं होगा, इसको अभी समय लगेगा इसको बताने में। आप प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो देखिए। वो क्या है ना कि जब बड़ा वीडियो रहेगा तो एक दिन गैप कर देंगे, क्योंकि आप लोग को समझना भी है उसको, है ना। और लिखिए ज़रा ध्यान से, देखिए आपका समय भी ज़्यादा है नहीं, और छोटा वीडियो रहेगा तो हम डेली भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये है मेंडल के, आज तो थ्योरी बताना था, किसी तरह से तो हमको बताना ही था, इसको छोड़ते तो वो भी हमको हैंडल होने था, इससे आगे बढ़ जाते तो वो बेकार था। तो ये आज के लिए ही वीडियो रहा आपका, है ना। इसके बाद मेंडल कैसे कैसे कौन कौन काम किए, इनके कितने नियम हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए जो न किए हैं, क्योंकि वीडियो अब कभी भी डाल सकते हैं, बार बार हम लिंक नहीं भेजेंगे हर चीज़ पे, क्योंकि अब लिंक के बहुत कम नहीं भेजेंगे। आप लिंक व्हाट्सएप वगैरह पर भेज सकते हैं, लेकिन आप फेसबुक पर लिंक नहीं भेजेंगे, और कुछ दिन के बाद तो व्हाट्सएप पर भी लिंक नहीं भेजेंगे। अब आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि हाँ लड़कन पढ़ रहा है, आपका को अच्छा लग रहा है, तो वीडियो और भी बेहतरीन तरीक़े से हम बना सकें, आपको बढ़िया बहुत अच्छे तरीक़े से हम बताने की कोशिश करें। आप हौसला बढ़ाएंगे तो हम और वीडियो बढ़िया बताएंगे। ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला वीडियो इसके बाद हम मेंडल के बारे में बताएंगे, है ना। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।